आज जो कोरोना पेंडेमिक जो लॉकडाउन में है, उसमें जो स्थिति क्या है, कैसे अब हमको लगता है, और अभी जो संकट भी है, जो क्राइसिस है, उसमें किस तरह हमारा अनुभव है। पहले मैं जो सब्जेक्ट को जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बोलने के लिए आज की जो स्थिति के बारे में, मैं जो इमरजेंसी के दौरान हजारों नौजवान के साथ लोकनायक जयप्रकाश जी से लेकर बहुत विरोधी दल के नेताएं जो जब जेल में थे इमरजेंसी में, उसमें मैं भी एक छात्र नेता के नाते संपूर्ण क्रांति उड़ीसा में जब हमारे नेता, एक तो बड़ा क्रांतिकारी नेता, एक बार जो मुख्यमंत्री थे नवकुश चौधरी, एक तो ऋषि प्रतिम थे, कहना वो चीफ मिनिस्टर रहने पर भी वो अपने लैट्रिन अपनी साफ करते थे, और जब मुख्यमंत्री से हट गए तो बस में चलते थे। उसी तरह हमारे नेता थे उस समय, जयप्रकाश जी नारायण के जो नेतृत्व में जो आंदोलन चलता है, हम उड़ीसा में उसमें आंदोलन थे। तो इस दौरान में मैं जेल में था, तो उनका उसी समय का जो अनुभव मेरा था, उधर निश्चित रूप से उधर डिक्टेटर इंदिरा गांधी बन गई थी, मगर फिर हम गणतंत्र को वापस लाए, हमारी जनता ने लाया, और जिस समय मैं जेल में था। मगर आज हम तो क्या आप सकते, अब तो इमरजेंसी नहीं है, मगर जो इमरजेंसी थी उससे बेहतर ढंग से और खतरनाक स्थितियां भी है। जो गणतंत्र पर हमला होता है, संविधान पर हमला होता है, संविधानिक अधिकार पर हमला होता है। तो वही जो मोदी राज के जो अनुभव हम निभाते हैं, और जो कोरोना पैंडेमिक अभी जो लॉकडाउन में, उसको ज्यादा एक इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, वही हमारा अनुभव है। इतना पुलिस को एम्पावर कर दिया गया डिसिप्लिन के नाते, लॉकडाउन के नाते। तो वही एक एक्सपेरिमेंट है, जो तनाशाही फासिज्म का एक एक्सपेरिमेंट है। अभी हमको सोचना होगा सतर्क के साथ, क्या आने वाले दिन में अगर ये फासिज्म खत्म नहीं होगा, अभी फासिज्म शुरू हुआ है, अभी तनाशाही मोदी जी के नेतृत्व में तानाशाही चलती रहती है, तो अगर वो चलेगा तो हमको सोचना है कि किसी तरह ये देश में एक जबरदस्त फासिस्ट और तानाशाही, ये दोनों राज चलेगा, उसमें हमको बहुत सतर्कता के साथ चलना होगा। तो मैं अभी मैं सब्जेक्ट में आना चाहता हूं। ये जो आर्थिक की स्थिति है, आर्थिक जो संकट भी है, प्रोफेसर अरुण जी हमको बताए आने वाले दिन में और क्या होगा। मुझे लगता है कि दुनिया में अभी हमारी जो एक्सपीरियंस है कोरोना में, जहाँ सब कुछ लॉकडाउन हो गया, अनेक बहुत कंट्री में तो जान बान नहीं चला, फसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम हो गया, विशेष करके मोटर गाड़ी वगैरह जो इस्तेमाल होता है, जो व्हीकल चलते रहती है, वो तो बंद हो गया 2-3 मास में गया। ये तो अल्टरनेटिव नहीं है, मगर जो एक्सपीरियंस हमको जो अनुभव हुआ ताकि जो एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा उसको कम हो गया, 30%, 25% कम हो गया विश्व में, विभिन्न राष्ट्रों में। तो नतीजा क्या है? नतीजा ऐसा हुआ, ये जो साइंटिफिक फाइंडिंग भी है अभी, जो यूरोप में जितने कोरोना में तो मरे, मगर जो 1 साल पहले, उससे जो ज्यादा समय में यूरोप में ज्यादा इस समय में लोग मरते थे क्योंकि पोल्यूशन के में। तो वो जो डेथ होने था वो नहीं हो पाया 20 साल। बीच में ये एक डाटा आया है, यूरोप में कम से कम 15,000 लोगों का जो मौत नहीं हुई, क्योंकि प्रदूषण कम हो गया। और WHO का जो रिपोर्ट भी है, हम ये वायु प्रदूषण के हेतु
70 लाख पीपुल आर डाइंग, उनकी मौत होती है 70 लाख। और हमारे भारत में उसमें 8 लाख शिशुओं की मौत होती है। चिल्ड्रन आर डाइंग बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो वही स्थिति। और अभी हम जानते हैं कि देश में जो ताप वृद्धि होता है, और पेरिस एग्रीमेंट में हम साइन किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री घोषणा करके आए थे कि हम फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, और 2030 तक इसी तरह हम फॉसिल फ्यूल हर साल कम कर करके हम ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के जाएंगे। और 2005 के जो लेवल में 33 से 35% हम कम कर देंगे, वही हमारा प्रमिस था, घोषणा थी प्रधानमंत्री की ओर से। और हम देश में जब आए, हमारी क्लाइमेट चेंज का पॉलिसी भी हम बनाए, मगर हमारे देश में जो कामयाब नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, जो बात बोलते हैं वहां इधर नहीं करते हैं। और देखिए क्या हुआ, अभी इकोनॉमिक पैकेज को लेकर 20 लाख रुपया, करोड़ रुपया, उसमें आप देखिए जितने रुपया गया बड़ा बड़ा फिर कॉर्पोरेट के साथ, फिर जल जंगल जमीन के ऊपर हमला होने के लिए ये इन्वेस्टमेंट होगा। और ज्यादा से ज्यादा उनके जो अदानी, अंबानी, टाटा, ये लोगों को देना पूरा आसान हो गया। कहां से कहां अल्टरनेटिव इकोनॉमिक, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के बारे में, विकल्प विकास के लिए कोई चिंता अभी तक नहीं है, जो चाहते भी हम। क्या एक मौका है अभी लातिन अमेरिका में, रशिया में ये सोच रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जल जंगल जमीन अभी एक मौका है कि अगर जैसे प्रोफेसर अरुण जी बताए हमको, जब अभी तो डिमांड नहीं है और सप्लाई भी नहीं है, तो इसको भी एक मौका कर सकते हैं। अगर कोई एक सरकार, एक राष्ट्र के नेतृत्व चाहती है, अगर सरकार चाहती है, अगर हम अल्टरनेटिव एनर्जी, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट की ओर में जाएंगे, एक विकल्प विकास की ओर में जाएंगे, ताकि हम ताप वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते, और जो प्रकृति के संपद संसाधन को जो अभी लूट हो रहा है, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, हम उसको रोक सकते हैं। क्योंकि उसमें विकास के नाम पर विनाश है, विस्थापित इतना है, 60 मिलियन, 6 करोड़ से 10 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं अभी 60 साल में। उसमें 55% आदिवासी हैं। और अभी हम चाहते हैं कि जब हम एक विकल्प विकास की जरूरत है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, अभी एक मौका है। ज्यादा मोटर व्हीकल नहीं चलना चाहिए, तो अब एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट और चलो, छोटा छोटा अभी एग्रीकल्चर को डेवलप करो। अभी कृषि जो देशी खेती को हम उत्साह दिया जाए, इनिशिएटिव दिया जाए, ताकि जो केमिकल फार्मिंग की भी हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और पानी जो बड़ा बड़ा डैम होता है, क्योंकि सरकार अभी तो ग्रीन टेक्नोलॉजी, अभी 25 मेगावाट प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रो प्रोडक्ट्स के लिए वो ग्रीन एनर्जी हम बोलते थे। अभी वही सरकार, हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार, उसको बदल दिया, क्या कि 25 से लेकर 2000 तक अगर मेगावाट होगा, क्या हाइड्रो पावर होगा, वो भी ग्रीन है? तो नहीं है। ग्रीन एनर्जी ऐसा है जो हमारे जैव विविधता को खत्म नहीं करेगा, जैव विविधता को सुरक्षा देगा। अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ग्रीन एनर्जी नाम पर अगर हम जंगल खत्म करते हैं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और जंगल खत्म करते हैं, तो वही जैव विविधता को खत्म किया जाता है। तो वे अल्टरनेटिव डेवलपमेंट नहीं है, ये ग्रीन एनर्जी नहीं है। मगर हमारी सरकार बदल दिया। और आप देखिए क्या होता है, ये कोरोना को लेकर कैसे तरह, अभी जहां लॉकडाउन है, कहीं सभा समझ नहीं हो पाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई संवाद नहीं हो पाता है, कोई डिबेट नहीं होती है।
और अब हमारी जो एक्सपीरियंस है, जो इमरजेंसी में जितने में था उससे और कठोर तक गणमाध्यम कंठों को रोध किया गया है। गणमाध्यमों पर पूरा ऐसा है क्या, नाकाबंदी कर दिया गया है। सरकार उनके हाथ में है, गणमाध्यम कॉर्पोरेट उनके हाथ है, कोई डिबेट नहीं होता है। तो उस समय अभी पर्यावरण कानून को भी बदल देना चाहते हैं। जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2006 से नियम है, रेगुलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से वो बना हुआ है, पब्लिक हियरिंग करना जबरदस्त जरूरी है। तो उसको भी बदलने के लिए ये कोशिश किया जाता है। ये साजिश में है कि किसी तरह जो परिवेश सुरक्षा के लिए जितने भी कानून है उसको कमजोर किया जाए और कॉर्पोरेट को सब कुछ माफ किया जाए, पर सब छूट किया जाए। तो वही पॉलिसी अभी कानून बदलने के लिए ये मोदी सरकार अभी कोरोना ये लॉकडाउन को एक एडवांटेज के तरह इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो गणतंत्र के खिलाफ है और जो फंडामेंटल राइट जो है उसको खिलाफ भी है। और उसको अभी 41 जो कोल माइन, कोल ब्लॉक को प्राइवेट कर दिया। क्या है ये कोल लिमिटेड इंडिया, ये भारत सरकार हमारा राष्ट्रीय संपदा है। और उसका अंडर में जो जब नेशनलाइज हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, तो देश में तो उनको स्वागत किया गया था उस समय और अभी भी, कारण हमारा संपदा है, ये देश लोगों की संपदा है। और संविधान के नाते हम एक सोशलिस्ट कंट्री है, मगर आप प्रियम्बल के नाते हम सोशलिस्ट है। मगर उसके खिलाफ अभी ऑर्डिनेंस लेकर क्या है, 41 कोल को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। उसमें उड़ीसा, हमारा उड़ीसा के 9 है, झारखंड के 9 है, और क्या छत्तीसगढ़ 9 है, मध्य प्रदेश 11 है, महाराष्ट्र 3 है। और कोई सरकार के साथ कोई समझौता नहीं है, कोई कंसल्टेशन नहीं है स्टेट के साथ। 3 स्टेट अभी झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से वही जंगल मंत्री उसमें वो विरोध किए हैं, क्योंकि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। और झारखंड की सरकार से वो सुप्रीम कोर्ट ही गए हैं, क्योंकि तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, क्योंकि उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होंगे जंगल से। जैसे हसदेव जंगल है ये हमारे छत्तीसगढ़ में 1,70,000 हेक्टेयर ये जो लंबा जंगल है उसमें कोल माइनिंग होगा, वो ये तो सबसे बड़े खतरनाक है। और ये पेरिस कॉन्फ्रेंस का जो एग्रीमेंट के खिलाफ भी है। और ये तो लोग वहां का जो आदिवासी जो विस्थापित होंगे, उनके जो पानी जो स्रोत है खत्म हो जाएगा। और उसी तरह उड़ीसा में हमारा जमीन की खेती है, जो उसके नीचे कोयल है, ये जमीन खेती चल रहेगा और लोग विस्थापित होंगे। वैसा झारखंड में है। तो क्या ये तो बर्बाद है। ये अभी क्या होता है ना, इकोनॉमिक पैकेज के नाम में अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के करके जो इकोनॉमी रिकवर के नाम पर अभी सर्वनाश होगा, विनाश होगा। और प्रकृति की संपदा पर जबरदस्त हमला है और उसको भी शोषण भी है। इसीलिए हमको सोचना है कि किसी तरह अभी जो कोरोना के समय में जो केंद्र सरकार की नीति अभी जैसे पर्यावरण के बारे में और जो कानून के बदलाव के बारे में, कॉर्पोरेट को सब कुछ छूट देंगे, कॉर्पोरेट के हाथ में संपदा समर्पण कर देना, ये सबसे बड़ा चुनौती है हमारे सामने। एक दूसरी तरफ देश में अभी नंगा हो गया। $3 बिलियन का में हमारा इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ओर से बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं। और उनके जो अंधभक्त है देश में, जो अंधभक्त इंटेलेक्चुअल में भी है, उनको लगता है कि भारत पूरा आगे बढ़ेगा। और $3 बिलियन के इकोनॉमी में अभी हमने देखा क्या कि 3-4 दिन जब लॉकडाउन के बाद जब 4 दिन हो गया, जहां करोड़ों लोग ठप हो गए थे शहर में, चेन्नई हो, सूरत हो, बेंगलुरु हो, देश में हर जगह में 15 करोड़ जो प्रवासी मजदूर अभी खड़ा हो गए, उनको खाना नहीं मिला,
खाना देने के लिए कोई तैयार भी नहीं था, पैदल चलते आए और दुनिया देखी कि किसी तरह ये नंगा है, ये हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था इतना नंगा हो गया दुनिया के आगे में कि जो करोड़ों लोग, उसमें पैसा नहीं है, अगर कोई सेविंग नहीं है, इसलिए उनको खाना भी नहीं है। तो आज सरकार बहुत दिन के बाद, जहां सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुना, क्योंकि एक सवाल था हमारे सामने, क्या है स्थिति, जो चतुर्थ स्तंभ है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापालिका, लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री और जो गणमाध्यम, ये चारों हम देखिए, इसमें बीच में जब वो लोग चलते रहते हैं, जब माँ बेटे को लेकर मरती रहती है और बेटी बाप को साइकिल में घुमा कर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चलती चलती गांव में पहुंचती है, तो उस समय हमारे देश में ना सरकार के पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट, जो ट्रेन है, जो ट्रेन लोग बनाए हैं और जो रेल बनाए हैं लोग, और ट्रेन उनको नहीं मिला। उस समय जब लोग गए, प्रशांत भूषण के जैसे हमारे दोस्त, हमारे देश में एक जनमान लोगों का जो वकील है, जब वो गए लेकर सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट जज लोग उनको भर्त्सना किए, क्योंकि उनकी बात, जो मजदूरी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ये केंद्र सरकार और मोदी राज के जो कंट्रोल में है। जिसी तरह इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट थी, आज की अवस्था वही है। और जब दुनिया देखा नंगा हो गया हमारा देश, मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट 100 मिनट में लिया, फिर बोला कि नहीं सरकार को करना पड़ेगा। ये तो लज्जा की बात है। और अभी हमारी नेत्री जन आंदोलन के और NAPM की नर्मदा बच्चन गांधी नेत्री मेधा पाटकर जी, और उसको जो अभी उनका सुनाई होती है, सुनते भी है अभी, तो ये स्थिति है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थिति ऐसा है। और वहां अभी डिबेट भी कहाँ भी नहीं होता है, गणमाध्यम में, अखबार में। तो उसी तरह मुझे लगता है कि वो एक बार अभी हमारे जो मजदूर, उनके बेरोजगार है, सो उनको, और खेती बहुत नुकसान है, किसान का नुकसान है। इस समय उनका जो सब्जी अगरा सब कुछ खत्म हो गया, उनका कोई दाम नहीं मिला, आज भी MSP प्लस नहीं मिला। अभी भी धान के 20% 30% SMC जाता है, ज्यादा नहीं जाता है, डिस्ट्रेस सेल में किसान को बेचना पड़ता है। तो अभी समय है कि अगर एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के बारे में, आगे खेती के बारे में जाएंगे, एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, अगर ये मजदूर, किसान, ये दोनों को लेकर, एक जंगल और जमीन, ये दोनों को लेकर अगर हमारे एक अल्टरनेटिव विकास की तरफ से सरकार, राज्य हो, केंद्र सरकार हो, विशेष जिम्मेदार और जो संविधानिक दायित्व उनका भी है, केंद्र सरकार के है, उसे नहीं जाएंगे तो हम एक अल्टरनेटिव विकास नाते सभी को हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। उसके साथ साथ एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो एक इकोनॉमी हम बना सकते हैं, उसके साथ साथ हम परिवेश, पर्यावरण को भी रक्षा कर सकते हैं। जल, जमीन, जंगल को का विनाश के बिना हम डेवलप कर पाएंगे। मुझे लगता है वही इसी तरह एक अल्टरनेटिव के बारे में जाएंगे तो हमको कुछ राह मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मीन से सरकार रिलीफ ऐसा नहीं है कि जो संकट भी है, इस संकट से हमको मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो जबरदस्त इसमें बारे में हम सोचना होगा। क्या आप देखिए कि अभी क्या हुआ है, अभी सरकार कितने जबरदस्त ये परिवेश के खिलाफ है, और ये कोरोना और ये जो लॉकडाउन के एडवांस लेकर आप देखिए, जो आसाम, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का जो जिस तरह का सेंसिटिव इकोलॉजिकल स्पॉट है वो है दिबांग वैली। उसमें बड़ा हाइड्रो पावर के जो उसको इलाटिन डैम बनेगा, वहां 1178
हेक्टर 1178 हेक्टर्स लैंड, जो पूरा सेंसिटिव इकोलॉजिकल स्पॉट है, वो खत्म हो जाएगा। और उसमें वो सेंसिटिव बड़ा बड़ा एक्सपर्ट भी, विशेषज्ञ उसको मना करते हैं, फिर भी सरकार मानती नहीं है। जैसे 41 कोल माइंस, कोल ब्लॉक को देकर हमारे बर्बाद किया जाएगा। तो इसलिए हम क्या करें, हम अभी तो एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। उसके साथ साथ अभी जो हमारे सामने क्या बड़ा संकट है, एक तानाशाही है। अभी सरकार ऑनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, ये ऑनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होने के बावजूद भी सब कुछ लोग जेल में है। आज 2 साल हो गए, हमारे 11 जुझारू साथियों, ये सुधा भारद्वाज से लेकर आनंद तमिलतुंडे, क्या ये कोई भी उनका क्राइम नहीं थे? क्यों ये कि भी वार्निंग देने के लिए हम लोग सभी लोगों को, जो लोग जन आंदोलन में हैं, जो लोग ये मोदी इकोनॉमी को चैलेंज करते हैं, फांसीबाजी को चैलेंज करते हैं, कम्युनलिज्म को चैलेंज करते हैं, उनको वार्निंग देने के लिए ये 2 साल हो गया लोगों को जेल में रखा है। और जो नागरिकता संशोधन कानून को जो विरोध किया, सफुरा जारगर की तरफ जैसा 4 महीने की गर्भवती जो महिला है, हमारी जमिया मिलिया यूनिवर्सिटी का लीडर थी, तो उनको भी जेल में रहना पड़ा। उसी तरह अभी भी बहुत जेल में है। और आसाम में जो ये जो कानून के खिलाफ रहते हैं, उसको बेल मिला। हमारा जुझारू साथी अखिल गोगाई मार्च 27 में उनको 17 में मिला जमीन, फिर भी उस सरकार उसको जेल में डाल दिया। वो अभी जेल हंगर स्ट्राइक में है उनके 3 साथियों के साथ। उनकी तबीयत बहुत खराब भी है, सुनने के कोई नहीं तैयार है वहां का सरकार, ना केंद्र सरकार। ये एक तानाशाही सरकार, एक फांसीबाज सरकार। और जहां मुसलमान है उसको कत्ल करो, खत्म करो और राष्ट्रवाद बनाओ। ये राष्ट्रवाद, ये हिंदूवाद राष्ट्रवाद के नाम पर प्रकृति पर हमला होता है, मानवीयता के ऊपर हमला होता है। जहां अभी अगर हम मानविकता को रक्षा करना जरूरी है, तो प्रकृति को भी रखना जरूरी है। अगर हम प्रकृति को भी सुरक्षा देना है, तो मानविकता के भी सुरक्षा जरूरी है। ये दोनों चीज ये परिपूरक है। अगर हम मानविकता को खत्म कर देंगे, प्रकृति को बचा नहीं पाएंगे। अगर हम प्रकृति को खत्म कर देंगे, मानवीयता नहीं रहेगी। मानवीयता, जो मानविकता है, प्रकृति और मानविकता ये दोनों एक साथ है। प्रकृति से मानविकता के हम उद्रेक होता है। और मानविकता जैसे जिसी तरह मानविकता, मानवीय सभ्यता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रकृति के साथ रहना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जबरदस्त चुनौती है। मुझे लगता है कि आगामी दिन में हमारे सामने एक है, क्या हम हमारे नागरिक के भाई और बहन को क्या हम संदेश देंगे, क्या हम लेकर बोलेंगे, क्या कैसे हम मिलकर काम करेंगे। ऐसा है कि हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जो नेतृत्व में हमको जो संविधान मिला। और ये संविधान में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारतवासी, हम जो बनाना है राष्ट्र को, असी वो राष्ट्र दूसरी तरफ से, उल्टी तरफ से जा रहा है, उसको रोकना। और उसके साथ साथ हम जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो सामने जो क्राइसिस संकट है, तनाशाही, अगणतांत्रिक और जो क्लाइमेट चेंज, ये सब है, उनको सामने करने के लिए हम हमारा संविधान लेकर हम एकजुट चले, मिलकर चलो और संघर्ष करो। और संविधान और पर्यावरण व प्रकृति, मानविकता बचाओ, वही स्लोगन लेकर अगर हम हमारे भाई और बहन जो नागरिक है उनको साथ हम एक बीच में हम उसको लेकर जाएंगे, तो ताकि मुझे लगता है एक अल्टरनेटिव जो विकल्प की तरफ चल पाएंगे और वे संकट से मुक्त हो पाएंगे। धन्यवाद सभी।